Welcome to the second topic of Daily Scan. In this topic, we'll be talking about extreme workers crunch, workers या लेबर्स की जो शॉर्टेज हो रही है वेस्टर्न या डेवलप्ड कंट्रीज में। क्या ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है जब इंडिया अपने लेबर्स को वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकती है? ऐसा अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली ग्रीस ने एक रिक्वेस्ट करी है इंडिया को कि वो 10,000 एग्रीकल्चरल लेबर्स प्रोवाइड करे। बट यदि ऐसा देखा जाए, ये शॉर्टेज इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है ग्रीस में कि रिसेंटली ग्रीस ने एक लॉ पास किया जहां पर वो इवन जो इलीगली इमिग्रेंट जो आए हैं उनको टेम्पररी बेसिस में वर्क प्रोवाइड करने के लिए परमिट कर रहा है। अब आप इसके डिजास्टरस कंसिक्वेंस सोचिए। ऑलरेडी जब अपन ने रिसेंटली बात की है कुछ वीडियोस में, जब सेंट्रल मेडिटेरेनियन रूट से ऑल टाइम हाई इमिग्रेशन फ्रॉम अफ्रीका टू यूरोप है, जो मेजरली इटली और ग्रीस की तरफ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में यदि इलीगल इमिग्रेंट्स को वर्क करने की परमिशन मिल जाती है तो वो ग्रीस की सिटीज को फ्लड कर दिया जा सकता है। यदि देखा जाए, इतने डेस्परेट स्टेप इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि ग्रीस में बहुत एक्सेसिव शॉर्टेज हो रही है। मोर देन 70,000 वर्कर्स की शॉर्टेज है। एक्सपर्ट्स मानते हैं यदि इसी तरीके से शॉर्टेज रही तो एंटायर ग्रीस का एग्रीकल्चर कोलैप्स कर जाएगा, जो फूड की प्राइसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर देगा और इन्फ्लेशन ओवरऑल राइज हो जाएगा। इस वजह से ऐसा भी माना जा रहा है कि इंडिया और ग्रीस बहुत ही जल्दी कोई लेबर पैक्ट में हो सकता है कंक्लूड करें, जो बहुत समय से लास्ट 1 ईयर से कंटिन्यू हो रहा है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट किए थे ग्रीस। इनफैक्ट मोदी 40 ईयर्स के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया से जो ग्रीस विजिट किए थे। उनके इस विजिट का एक मेजर एजेंडा था कई टाइप ऑफ लेबर पैक्ट्स साइन करने, जो लेबर के माइग्रेशन और मोबिलिटी इश्यूज को डेवलप्ड वर्ल्ड और इंडिया से एड्रेस करे। यदि अपन देखें तो ऐसा ही एक पैक्ट इंडिया ने इजराइल के साथ ऑलरेडी मई के मंथ में इसी साल साइन किया है, जहां पर क्लोज टू 40,000 इंडियन लेबर्स आर रिक्वायर्ड अंडर दिस एग्रीमेंट, जो इंडिया प्रोवाइड करेगी इजराइल को। तो क्लोज टू 42,000+ वर्कर्स इंडिया से इजराइल मूव करेंगे। अभी भी यदि अपन बात करें तो एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ इंडियन वर्कर्स इजराइल पर हैं, लेकिन इनका जो मेजर है वो केयर गिविंग सर्विसेज जैसे कि नर्स वगैरह में हैं, जहां पर वो इजराइल के एल्डरली पीपल का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। अब माना ऐसा जा रहा है कि हो सकता है कि इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर के बाद जितने भी पैलेस्टीन वर्कर्स हैं जो इजराइल में हैं, उनको इजराइल रिप्लेस कर दे फॉरेन वर्कर्स की ओर। Palestine would get replaced by foreign workers, maybe from countries like India, Bangladesh, Vietnam. ऐसी कंडीशन में हो सकता है 90,000 जॉब्स जो पैलेस्टीन के हैं वो वैकेंसी इजराइल में ओपन अप हो जाएगी। इसी वजह से आप देखोगे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, पर्टिकुलरली जहां से माइग्रेशन ज्यादा होता है इंटरनेशनल कंट्रीज में, उनमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए एक रेस शुरू हो गई है। जैसे रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने एक टेंडर लॉन्च किया जिसमें वो इजराइल के लिए पर्टिकुलरली वैकेंसीज को फिल करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके की बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूरत है इंडिया ग्रैब करे, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो अपन यदि देखें, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे ये इस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रवासी कौशल विकास योजना। प्रवासी मतलब बाहर जो जाएगा, कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट योजना है एक तरीके से, जैसे कि इंडिया का स्किल मिशन है वैसे ही फॉरेन स्किल्स को केटर करने के लिए, जो वर्ल्ड की स्किल गैप को आइडेंटिफाई करता है और उस मैप करने के बाद फाइनली रेलेवेंट स्किल्स को इंडियन यूथ को प्रोवाइड करेगा, ताकि वो जो डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं जैसे कि गल्फ कंट्रीज, इजराइल, डेवलप्ड कंट्रीज में अपने वर्कर्स प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा इंडिया ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स इसी बजट में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, यानी कि 300+ स्किल इंटरनेशनल सेंटर्स खुलेंगे, जिसमें में से कुछ एक वाराणसी और एक भुवनेश्वर में ऑलरेडी ओपन आउट हो चुका है।
ये क्या करेंगे, ऐसे स्किल सेंटर्स अलग अलग सिटीज में थ्रू आउट द कंट्री में बेस्ड रहेंगे जो इंटरनेशनली रेलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा यदि अपन बात करें, मोर देन 25,000 जो पर्सन्स हैं ऑलरेडी यूथ की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब ये है एड्रेस सप्लाई की, ऑल दिस आर जो इंडियन गवर्नमेंट के हैं सप्लाई को एड्रेस करने के लिए ताकि इंडिया प्रोवाइड कर सके। बट सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए होस्ट कंट्री जहां पर फाइनली जाएंगे वहां के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसलिए इंडिया ने ऐसे 17 कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जो अलग अलग स्टेजेस में है। फॉर एग्जांपल फ्रांस के साथ 2018 में, यूके के साथ 2021 में, और यदि आप देखोगे 2022 और 23 में ये पैक बहुत तेजी से बढ़ा है। 2023 में 3 कंट्रीज, ऑस्ट्रिया एंड इटली, जर्मनी, फिनलैंड एंड 2022। यदि आप इन सारी कंट्रीज में देखोगे तो एक फैक्टर कॉमन है कि ये सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन है, खासकर वर्किंग ग्रुप्स की, और ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। यदि ओल्डर पॉपुलेशन बढ़ती है तो एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट जो होता है, वर्क फोर्स नहीं मिलते हैं, लेबर फोर्स नहीं मिलते हैं। यदि लेबर फोर्स की शॉर्टेज होगी तो हर तरीके के काम की जरूरत होती है। इसी वजह से ये गैप इंडिया फुलफिल कर सकता है। जैसे कि यदि अपन इटली के साथ बात करें तो इटली के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो नवंबर 2023 यानी कि अभी ही रिसेंटली हुआ है। यदि अपन देखें इटली में अभी से ही, इवन दिस बिफोर एग्रीमेंट वाज साइन, क्लोज टू 1.6 लाख पीपल हैं जो इंडिया के इटली में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप देखोगे मेजरली ये इटली में डेयरी सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर्स काम करते हैं। यदि डेयरी सेक्टर इटली को सस्टेन करना है तो लेबर जरूरत रहेगी, तो यहां पर यह पैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप एक बात डिस्टिंक्टली समझिए कि ट्रेडिशनली इंडिया से जितने भी माइग्रेशन आउटवर्ड्स हुए हैं इंडिया टू अदर कंट्रीज, सबसे पहले चेन ऑफ स्ट्रीम जो गई है वेस्टर्न कंट्रीज में गई है, जिसमें 1950s के दौर पर बेसिकली सबसे हाईएस्ट था यूके, और उसके बाद कुछ समय के बाद इंग्लिश फेवरेबिलिटी होने के बाद 1960s से जब यूएस इकोनॉमी ओपन हुई तो यूएस में जाने लगे। इसके अलावा मेजर डेस्टिनेशन 1970s से यदि आप देखोगे तो ये गल्फ कंट्रीज पे गए। यदि आप देखोगे दोनों के बीच में कंपैरिजन, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज वाले हैं ये चीफली हाईली स्किल्ड पीपल थे। हाईली स्किल्ड में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स थे, तो दे वेर ऑलरेडी हाईली पेड। लेकिन गल्फ कंट्रीज में जो थे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, पर्टिकुलरली जब कंस्ट्रक्शन बूम हुआ, तेल जब निकल चुका था, डिस्कवर हो चुका था और गल्फ कंट्रीज रिच बन रही थी, तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्शन बूम के लिए जो लेबर्स रिक्वायर्ड थे वो इंडिया ने प्रोवाइड किए। अभी भी यदि आप जाओगे तो मेजर गल्फ कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। एग्जाम्पल, यूएई में क्लोज टू 1 in 3 पीपल देयर आर इंडियंस, 3 में से 1 वहां पर पर्सन इंडियन है। अब लेकिन यदि आप देखो तो गल्फ कंट्रीज में जो लिविंग कंडीशंस हैं, लेबर का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होता है, पर्टिकुलरली ड्यू टू अ कफाला सिस्टम, खासकर सऊदी, कतर जैसी सिचुएशन कंट्रीज में। तो यदि डेवलप्ड कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, इनमें लोअर सेगमेंट ऑफ जॉब्स जैसे कारपेंटर हो गए, लेबर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, इन तरीके के जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इनको सैलरी बेटर मिलेगी, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, और इंडिया के बहुत फैक्टर्स में ये हेल्प करेगा। कैसे करेगा अपन आगे डिस्कस करेंगे। इस वजह से यदि इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ऐसे एग्रीमेंट साइन करता है और ये फैसिलिटेशन बढ़ता है तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इंडिया की वर्कफोर्स, जो यूथ पॉपुलेशन है, उनको बेनिफिट करेगा। इस वजह से आप देखोगे डेनमार्क, ग्रीस, साउथ कोरिया, इन सब मेजर कंट्रीज के साथ भी एग्रीमेंट अलग अलग लेवल पर डिस्कशन पर चल रहा है। इसके अलावा यदि अपन इंडिया के क्यों इंडिया सूटेबल है, सबसे पहले वो अपन बात कर लेते हैं। क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हर भाषण में बोलते आए हैं कि इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर अंडर 35 इयर्स के लोग 65% ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये पॉपुलेशन क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है। इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए ताकि ये काम करें, और बिकॉज वर्किंग पॉपुलेशन का ज्यादा होना एक और बात बताता है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है,
और आगे के कुछ समय में ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन, बच्चे और ओल्ड एज दोनों कंबाइंड मिला के कम होते जाएगी, भले ही एल्डरली बढ़ेगा। यानी कि जो वर्किंग है उन्हें बस अपना ध्यान रखना है, लिमिटेड डिपेंडेंट लोगों को केयर गिविंग में ध्यान रखना है। ऐसी कंडीशन में वो बाहर भी जा सकते हैं, ज्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं और इसलिए फायदा होगा। यदि अपन देखें तो वर्किंग एज पॉपुलेशन करीब करीब 70% से थोड़ा कम पीक आउट हो जाएगा 2030 में, जहां चाइना में ये ऑलरेडी पीक आउट हो चुका है और ये डिक्लाइन की तरफ ट्रेंडिंग है। इसके अलावा यदि अपन देखें इंडिया का जो यूथ बल्ज है, इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज आता है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इन्हें इंग्लिश आती है। यदि आप वेस्टर्न वर्ल्ड का नरेटिव देखोगे इंडियंस के लिए तो ये हार्ड वर्किंग मानते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स इंडियंस को मानते हैं, और जो उनके कल्चर में बहुत डिस्टिंक्टिवली घुल जाते हैं, ऐसा कोई एकदम आउट प्रेजेंस नहीं रहता है, तो उनके कल्चर में प्रेजेंट होके विदाउट कोई मेजर ओवरवेलमिंग चेंजेस करके, इस वजह से इंडिया को प्रिफर किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज। इसके अलावा यदि आप देखो तो चाइना की ये जो पॉपुलेशन थी 2010 के पहले 72% वर्किंग पॉपुलेशन थी, जो ये पीक कर गई है, और अब आप देखो यहां से लगातार ये क्लोज टू 2100 में आके 50% से भी कम हो जाएगी वर्किंग पॉपुलेशन। वहीं यदि आप इंडिया देखोगे तो इंडिया 2030 में करीब करीब 69% के आसपास पीक करेगा, उसके बाद डिक्लाइन होगा। उसके बाद भी यदि आप देखोगे सिग्निफिकेंट टाइम तक एटलीस्ट टिल 2060 65% से ज्यादा पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, एटलीस्ट 3 डेकेड्स का है, जब इंडिया अपने वर्कफोर्स को, अपने डेमोग्राफी को सिग्निफिकेंटली एक्सप्लॉइट कर सकती है। यदि अपन देखें ये इंडिया की सिचुएशन थी, वहीं दूसरे पर इंटरनेशनल पर जैसे अपन ने ग्रीस का ऑलरेडी एग्जांपल देखा, सब के सब शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो जापान में एक सीवियर शॉर्टेज आ रही है, साउथ कोरिया का TFR टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ओल्ड एज होगी आगे के समय में। और एक और मेजर इवेंट जो दिखाता है वो है फ्रांस में लास्ट ईयर के राइट्स हुए थे। इन राइट्स में एक बात सिग्निफिकेंट हुई थी कि फ्रांस ने जब रिटायरमेंट एज बढ़ाई तो प्रोटेस्ट हो गए अगेंस्ट द देन उस समय के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, तो इतने एक्सट्रीम रायट लाइक सिचुएशन हो गई। यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत तरीके से चाह रहा है कि ये अपने वर्कर से ज्यादा काम कराएं, चाहे वो रिटायरमेंट एज बढ़ा के, चाहे हेल्थ टेक्नोलॉजी में ज्यादा स्पेंड करके, बट जो वेस्टर्न पीपल हैं वो एक पर्टिकुलर एज के बाद काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ओल्डर एज पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ेगी वेस्ट में, और इनके पास लेबर की और सीवियर शॉर्टेज आएगी, ये बात डेफिनेट है। ऐसी कंडीशन में यदि आप इंडिया को देखो, जहां क्लोज टू जो अपन ने ऑलरेडी बात करी बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, लेबर फोर्स यदि आप देखोगे हमारे पास 50 करोड़ का है, और वो लगातार हर साल 1.2 करोड़ से बढ़ रहा है, और इसलिए ये बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा यदि आप इंडिया के गेन्स की बात करोगे तो यदि इंडिया लेबर्स को एक्सपोर्ट करता है तो बहुत सिग्निफिकेंट गेन्स मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला यदि अपन गेन्स बात करें इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिकली वर्ल्ड बैंक की रेमिटेंस रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया को 111 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंस में प्रोवाइड हुए हैं। रेमिटेंस मतलब जैसे कोई आपके मित्र भाई बहन बाहर किसी कंट्री में रहते हैं और वो आपको इनवर्ड अपनी कंट्री में कुछ पैसा भेजते हैं, उसे रेमिटेंस बोलते हैं। अब इस सिचुएशन में इंडिया टॉप स्पॉट पर होल्ड करता है। ये पैसा क्या करता है, सबसे पहले कभी भी आरबीआई को फॉरेक्स रिजर्व की प्रॉब्लम नहीं आती, डॉलर की शॉर्टेज नहीं होती इस फ्लो की वजह से। दूसरी बात, आप इसी पैसे का सोशल एडवांटेज सोचो। इनफैक्ट यदि आप कभी भी केरल जाओगे जहां पर सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन हुआ है गल्फ कंट्रीज में, तो वहां छोटे छोटे घरों में आप देखोगे जो फैसिलिटीज हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लोग बड़े बड़े फार्म ओन कर पाए हैं, क्योंकि जो पैसा आया है लोग उसे रियल स्टेट में इन्वेस्ट किए हैं, लोग उसे एजुकेशन में स्पेंड किए हैं। इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ है, एचडीआई केरल का बहुत ज्यादा बढ़ा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कि इस इकोनॉमिक रेमिटेंस की वजह से केरल जैसे स्टेट जो बाहर के पैसे पे डिपेंडेंट रहे, उनके सोशल इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं।
एक मेजर और एडवांटेज होता है वो है फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी में यदि आप देखोगे तो जैसे कि जितने भी लोग बाहर रहते हैं, जो इंडिया के एनआरआईस हो गए, या तो वो कभी सिटीजन्स रहे हैं या इंडियन ओरिजिन है, तो उनका एक सॉफ्ट सेंटर रहता है इंडिया के प्रति। इस वजह से आप देखोगे ये सारे एक्सपैट्रिएट्स जब इंडिया में रहते हैं तो इंडिया को बहुत तरीके से, इंडिया से बाहर रहते हैं तो बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और यूएस का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, जिसे 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ये माना जाता है इंडिया के जितने भी वहां पर डायस्पोरा थे उनकी हेल्प से हुआ था। इंडिया की जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है इतना अच्छा क्यों परफॉर्म कर पा रही है? क्योंकि डायस्पोरा इन्हें फंड प्रोवाइड करती है, एडवाइस प्रोवाइड करती है एट नो कॉस्ट। दैट इज वाई इंडियन स्टार्टअप इज बहुत बार प्रोलिफरेट करती है। ये सारे एडवांटेज इंडिया को प्रोवाइड होंगे। इसके अलावा यदि आप देखोगे एक मेजर कंडीशन ये है कि यदि ये चीज मटेरियलाइज होना चाहिए तो राइट स्किल्स एट राइट एज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरूरत क्या है? सही पॉलिसीज बनाई जाए कंट्रीज के साथ सही टाइम पर, जिसको रिक्वायर्ड है ऐसे एग्रीमेंट्स किए जाएं ताकि इंडिया के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी पोटेंशियल रीच आउट हुए जाए। एक बात और है कि यदि आप खासकर 1970s का दौर देखोगे तो उस समय जब भी लेबर एक्सपोर्ट की बात की जाती थी तो एक कॉन्सेप्ट बार बार हाईलाइटेड था, वो बोला जाता था कि ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन में क्या था कि जितने भी लोग, कहा जाता था जैसे लोग आईआईटीज में पढ़े, आईआईटीज में जाके पढ़ के वो फाइनली सिलिकॉन वैली में जाके बेस्ड हो गए और वो यूएस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किए। तो ब्रेन ड्रेन वाज टू मच एग्जैजरेटेड, बट आज की डेट में ये कॉन्सेप्ट एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट माना जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ब्रेन ड्रेन की जगह आप देखोगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा जो बाहर बेस्ड हैं, मे बी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के जो हेड्स हैं, सुंदर पिचाई जैसे लोग हो गए, या जो इंडिया के डायस्पोरा हैं जो बाहर जाके बड़े बड़े बिजनेसेस हेड कर रहे हैं, पॉलिटिकल पोजीशन जैसे यूएस वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करें, इस तरीके के वो इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक हेल्प प्लेस कर सकते हैं। तो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट वाज ओवरटली एग्जैजरेटेड और आप देखोगे इस वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसी में शिफ्ट आया है। जैसे अब गवर्नमेंट प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करती है जिसमें जो भी बाहर गए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करती है। ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस में चेंज आए हैं। इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अपन कह के कंक्लूड करेंगे कि जैसे जैसे इंडिया भी एज आउट होगी फ्यूचर में, जैसे अपन ने ग्राफ देखा कि 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन जो मैक्सिमम रहेगी वर्किंग एज की पॉपुलेशन वो 69% रहेगी, एंड पोस्ट 2030 ये क्या होगा? डिक्लाइन होने लगेगा। तो इंडिया के पास एक छोटा पीरियड है जब ये जो यूथ बल्ज है इसको सही तरीके से स्किल करे। प्रॉपर स्किल्ड यूथ हैज टू बी यूटिलाइज डोमेस्टिकली, और जरूरत पड़े तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन में भी एग्रीमेंट्स करके प्रोवाइड किए जाएं। क्योंकि यदि इस ड्यूरेशन में सही पॉलिसीज और एग्रीमेंट नहीं किए गए तो ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये सून बंद हो जाएगी और इंडिया वुड नॉट बी एबल टू गैल्वेनाइज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड मे बी डेमोग्राफिक डिजास्टर में ये चीज ट्रांसलेट हो जाए। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे में आ सकता है, जैसे एसए में आप इसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जीएस2 में, जीएस3 में, इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आएगा ही आएगा, और सोसाइटल डायमेंशन में जीएस1 में भी इन सारे पॉइंट्स को आप कहीं ना कहीं पीस मील में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।